जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी के समन देने के अधिकार को चुनौती दी थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जिस समन को चुनौती दी गई है उसका समय बीत चुका है, इसलिए यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। इसके पहले ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले को डिसाइड कर चुका है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, तब तक समन जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झटका है, क्योंकि अब उन्हें ईडी के सामने जाना होगा और अब ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। तो दोस्तों, यह झटका वटका कुछ नहीं है, यह बात सच है कि ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, इसलिए ईडी को जो भी एक्शन लेना होगा वह ले सकता है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। दरअसल अगले 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होनी है और हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन अब इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जिस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी उसमें क्या होता है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती दी थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। लेकिन अब जबकि हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है, हेमंत सोरेन और ईडी दोनों 18 अक्टूबर तक इंतजार कर सकते हैं, जहां ईडी के अधिकारों को लेकर विजय मदन लाल चौधरी मामले में 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है। 18 अक्टूबर को ही यह सुनवाई होनी है और उस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और सीमाओं को लेकर फिर से सुनवाई करेगा, उस फैसले के बारे में सुनवाई करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को दिया था 2022 में। यह सुनवाई खुली अदालत में होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि एक बार मामले में समीक्षा का फैसला हो जाएगा तो पीएमएलए के प्रावधानों की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाला मामला सुनवाई के लिए तय किया जाएगा। तो 18 तारीख को समीक्षा का जब फैसला होगा तब इन बातों पर भी आगे सुनवाई होगी। आपको बता दूं कि 27 जुलाई 2022 के फैसले में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने विजय मदन लाल चौधरी मामले में गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोष होने का अनुमान, कड़ी जमानत शर्तों आदि से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों की संवैधानिक बाध्यता को बहाल रखा था और इनमें कड़ी जमानत शर्तें, तलाशी, जब्ती, समन और गिरफ्तारी शामिल थी। पीठ ने कहा था कि देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, जो लोग हाईकोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन के लिए झटका बता रहे हैं, दरअसल यह उनके लिए राहत का पैगाम है। वो अपने मामले को जहां ले जाना चाहते थे वहां ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में जिन मुद्दों को उठाया था, 18 अक्टूबर को बिल्कुल उन्हीं मुद्दों पर सुनवाई होनी है। तो इसे आप झटका तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आगे ईडी की अगर कोई भी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वह 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ओपन सुनवाई पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि 18 अक्टूबर का दिन खास क्यों होने वाला है, और यह खास न सिर्फ ईडी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि राजनीतिक विरोध के कारण ईडी उनको टारगेट कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमएलए की धारा 50
एक ईडी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उनका बयान दर्ज करने का अधिकार देती है, जो सबूत के रूप में अदालत में स्वीकार्य है यानी मान्य है। हाई कोर्ट में आज खारिज हुई हेमंत सोरेन की याचिका और सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका, दोनों में पीएमएलए की धारा 50 के साथ 63 को भी चुनौती दी गई है, जो कहती है कि गलत बयान देना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला उचित मेरिट के बिना पारित किया गया था और धारा 50 और धारा 63 की वैधता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी संवैधानिक पीठ द्वारा निपटाए जाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि पुनर्विचार याचिका में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2021 से अब तक पीएमएलए के तहत सिर्फ 9 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 1700 रेड हुई है और 1569 मामले में छानबीन हुई है। पीएमएलए के तमाम प्रावधानों में खामियां हैं। मामले की छानबीन की शुरुआत और समन कब हो, इसके लिए प्रावधान की कमी है। याचिका में कहा गया है कि ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के समय शेयर नहीं की जाती और आरोपी को यह भी पता नहीं होता कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए एजेंसी के पास क्या मटेरियल है। अगली बात जो कही गई है वह यह है कि सीआरपीसी की धारा 157 के तहत मैजिस्ट्रेट को भी पता नहीं होता है कि आखिर यह गिरफ्तारी क्यों हुई है। और चौथा पॉइंट यह है कि दोहरी बेल कंडीशन का कोई सेफगार्ड नहीं है। इसके अलावा याचिका का अगला बिंदु यह कहता है कि यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वच्छंदता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस एक्ट के तहत जमानत के लिए कोर्ट को संतुष्ट कराना होगा कि आरोपी का कोई दोष नहीं है। और आगे कहा गया है कि एक्ट की धारा 19 में गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं और उससे इतर जाकर भी ईडी अधिकारी समन के दौरान आरोपी को हिरासत में ले सकते हैं और यह प्रावधान मनमाना है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आरोपी के बयान को धारा 50 के तहत दर्ज किया जाता है, जो कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। ईडी जो भी बयान दर्ज करता है वह मान्य साक्ष्य के तहत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यह संविधान के अनुच्छेद 20 ब्रैकेट में 3 का उल्लंघन है। संविधान कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला तर्क यह है कि ईडी का अधिकारी भी पुलिस अधिकारी की तरह ही होता है और उसके सामने दिए गए बयान की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है तर्क जो पुनर्विचार याचिका में रखे गए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति अटैचमेंट और सीज करने के अधिकार को पीएमएलए के तहत वैध करार दिया था। पीएमएलए की धारा 5, 8 ब्रैकेट में 4, 15, 17, 19, 45 और 50 वैध मानी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए कानून वैधानिक है और इसके तहत ईडी को अधिकार है कि वह संपत्ति को अटैच कर सके, आरोपी को गिरफ्तार कर सके और सर्च कर सके, साथ ही उसकी अवैध संपत्ति को सीज कर सके। धारा 45 के तहत जमानत की कड़ी शर्त वाले प्रावधान सही हैं और जमानत के लिए ट्विन टेस्ट के कड़े प्रावधान बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ईडी अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक नहीं है, न ही ईसीआईआर और एफआईआर एक है। ईडी अधिकारी के सामने जो बयान दर्ज होते हैं वह एक्ट की धारा 50 के तहत रिकॉर्ड होता है। पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं होता। कोर्ट ने कहा था कि ईसीआईआर चूंकि आंतरिक दस्तावेज है, ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसकी कॉपी सप्लाई करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी के लिए आधार बताना ही काफी है। आदेश में अगली बात यह भी थी कि ईडी अधिकारी के सामने पीएमएलए की धारा 50 के तहत आरोपी जो बयान देता है उस आधार पर आगे की कार्रवाई होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 20 ब्रैकेट में 3 का उल्लंघन नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के खिलाफ
रिव्यू पिटीशन डाली गई है जिस पर 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी है। आमतौर पर रिव्यू पिटीशन पर कोर्ट चेंबर में फैसला लेता है, लेकिन इस मामले में ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और दोनों पक्ष दलील पेश करेंगे। ईडी को दिए गए अधिकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह कुछ पहलुओं पर दोबारा विचार करेगा। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पहली नजर में जजमेंट के कुछ पहलुओं पर दोबारा विचार की जरूरत है। साथ ही यह कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसे ईसीआईआर यानी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट देने की अनिवार्यता नहीं है और साथ ही आरोपी पर निर्दोष साबित करने का दबाव डाले जाने के प्रावधान को दोबारा देखने की जरूरत है। रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम समझते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर दोबारा विमर्श करने की जरूरत है। अभी हाल में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त संकेत भी दिए थे और कहा था कि ईडी को आरोपी की गिरफ्तारी के समय लिखित में आधार बताना चाहिए और ईडी के तमाम एक्शन में पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी के समन के बावजूद उसे सहयोग न करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए ईडी यह उम्मीद नहीं पाल सकती कि जिस आरोपी को समन जारी किया गया है वह अपने गुनाह भी कबूल कर ले। तो दोस्तों 18 अक्टूबर को अब यह तय होगा कि ईडी के अधिकार क्या रहेंगे, क्या कटेंगे, क्या बचेंगे, लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी थोड़ा जान लेते हैं। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और जाने माने सीनियर एडवोकेट अमन लेखी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन मुद्दों को उठाया गया है वे बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट जब रिव्यू करेगा तो इसका परीक्षण अहम होगा। आमतौर पर जो केस होता है उसमें एफआईआर की कॉपी आरोपी को दी जाती है ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके। ईडी के केस में ईसीआईआर देने की मनाही है। इस पहलू का गहराई से परीक्षण किए जाने की जरूरत है। यह सही है कि अभियोजन पक्ष तमाम साक्ष्य शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मोटे तौर पर किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है यह जानना डिफेंस के लिए जरूरी है। साथ ही कानून के तहत ज्यादातर मामलों में केस साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है। इस पहलू का परीक्षण भी जरूरी है क्योंकि संविधान के प्रावधान के तहत बैलेंस होना चाहिए। यह केस टू केस निर्भर करता है, लेकिन अभियोजन पक्ष के पाले में केस साबित करने का दबाव होता है। सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों का दोबारा परीक्षण करने की, दोबारा इन मुद्दों को देखने की जरूरत है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब 18 अक्टूबर का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि उस दिन यह तय होगा कि ईडी के किन अधिकारों का दोबारा परीक्षण होगा और दोबारा उनकी जांच होगी। इसलिए हेमंत सोरेन को कोई झटका नहीं मिला है, बल्कि ईडी के लिए ही एक बहुत अहम दिन साबित होने वाला है 18 अक्टूबर का, क्योंकि इस दिन हो सकता है कि उसकी शक्तियों को परिभाषित करने के लिए कोर्ट कोई आदेश दे। बहरहाल 18 अक्टूबर को नजर रहेगी। आपको बताऊंगा कि उस दिन क्या होता है। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।